बताया था कि यूज इसका ये है, ठीक ना। उसके अलावा क्या यूज है हम बताते हैं, आगे बताते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हमने पढ़ा था। उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। तो हमने जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास पढ़ा था, उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, मास को एम लिखते हैं, ठीक है। और हमारा आ गया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, क्या आ गया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, एल स्क्वायर टी माइनस टू। फिर हमने देखा था ग्रेविटेशनल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग गए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। आवाज जा रही है सबके पास अच्छे से? यस यस सर। सर। सो द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, थोड़ा इसको समझो। इस चैप्टर के बाद थोड़ा ये चैप्टर समझ में आएगा धीरे धीरे। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो एक बार में नहीं समझ में आएगा। अगर स्टार्टिंग में पढ़ा दिया जाए तो धीरे धीरे समझ में आता है, लास्ट में पढ़ाया जाए तो एक बार में समझ में आ जाता है, अगर पेशेंस रखोगे तो लास्ट में। मतलब फिर भी देखते हैं, ठीक ना, क्या क्या कर सकते हैं इससे। सो यू होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कुछ तो याद रखने अपने को, चार्ज को कहते हैं ए टी, एम्पियर इंटू टाइम, को चार्ज कहते हैं। तो ये अपने को आ जाएगा कितना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन टी माइनस वन। टी माइनस टू और टी माइनस टू को हम लोग एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक है। ये दो पोटेंशियल हमने पढ़ा था, दो की बात की थी हमने, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक साथ हमने बोल दिया था। अब टॉर्क भी पढ़ लिया हमने। टॉर्क पढ़ा था कि आर इंटू एफ होता है कुछ, कैसे होता है हम बाद में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट एनर्जी और टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। प्रेशर और स्ट्रेस का सेम होता है। आज जो दो कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी है जिनका यूनिट नहीं होता है, फिर भी उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, which are dimensionless। ये मैंने बता रखा है पहले ही, रेडियन, रेडियन को बोलते हैं हम लोग आर्क लेंथ बाय रेडियस, बोलते हैं ना इसको। ये यूनिट लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। बोलते हैं रेडियन में, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। थीटा सी, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, ए जीरो, सारे जीरो है, सी डी जीरो, जितने हो सकते हैं सारे जीरो है। इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब इसमें किसको भी लेने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं, रेडियन को बोलते हैं प्लेन एंगल। दूसरा होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल क्या होता है, सब लोगों ने खाना खाया होगा, मूंगफली, बादाम, चना जोड़ गरम खाए हो आप लोग, चना जोड़ गरम। यस सर। तो चना जोड़ गरम में ध्यान दिया होगा आपने कि एक थ्री डायमेंशनल एंगल बनता है, ऐसे कौन बनता है, नहीं? यस सर, इसको ठोंगा बोलते हैं। हाँ, उसको ठोंगा बोलते हैं, जो भी बोलना है बोलो। या हैप्पी बर्थडे वाला पार्टी, ये थी कैप। कैप, कैप, बर्थडे कैप। तो बर्थडे कैप, हाँ बर्थडे कैप दिखा है ना अपने को ऐसे, ये ऐसे इसमें आइसक्रीम डाल दो, ये स्फीयर का काट दो पार्ट, लेकिन आइसक्रीम को
सर आवाज नहीं आ रही। Hello. ओके, तो फिर से आ गया। मैं क्या बोल रहा था कि ये स्फीयर हमने ड्रॉ किया, शायद स्फीयर तक मैंने ड्रॉ किया था। फिर से देखो आप, ये स्फीयर ड्रॉ किया हमने और यहां से एक ने 3 डायमेंशन कट कर दिया यहां से। क्लियर? इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको समझने का एक और तरीका है। क्या? ओके सर। इसको देखो, और तरीका ये है समझने का
प्लेन एंगल लो, आप एक प्लेन लो, आर्क लेंथ लो, और इसको ना पकड़ के यहां से फिक्स करके और घुमाओ 3 डायमेंशन में, तो आपको ना ऐसा 3 डायमेंशन दिखेगा आपको। तो जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, स्पेस, इस स्पेस को बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। उसको डिफाइन करते हैं डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर से, मतलब सरफेस एरिया बाई ओमेगा इक्वल टू लिखते हैं डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायर। इसको यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ये मीटर, देख सकते हो मीटर स्क्वायर पे मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ बताओ व्हाट इज द सॉलिड एंगल, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर? pi r square 2 या 4? तो हेमिस्फीयर, नो 2 पाई आर स्क्वायर। सर। यस सर। हेमिस्फीयर 2 पाई स्क्वायर, फुल स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल कितना बन जाएगा ये? 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 4 पाई। इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। ठीक है, एसटी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। It's not solid cube, but it's not cube, but it's not cube. Remember, cube is something else. It's an arc, it's a curved arc. Okay, it is curved arc. ठीक है, ये कर्व्ड आर्क है, ये 4 पाई स्टेरेडियन होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जितना, सॉलिड एंगल विल बिकम दिस मच। ये अपने को खाली याद रखना है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ज्यादा जानना नहीं है इसके बारे में। जब ज्यादा जानना होगा वो आगे हम चैप्टर में पढ़ा देंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो। बोर्ड और मेंस के लिए ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, 12th में रिक्वायर्ड है तो 12th में बता देंगे अगर 12th पढ़ेंगे आप। ये 2 क्वांटिटी है जो डायमेंशनलेस है। ऐसा मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि हमें एक चीज आगे पढ़ना है, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, बहुत आसान है। यहां से यहां 30 डिग्री घूम गए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, यहां से 30 डिग्री घूम जाओ, यहां से 40 डिग्री घूम जाओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बताओ एंगल का कोई डायमेंशन होता है क्या? क्या एंगल के पास डायमेंशन है? नो सर, नो सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, नो डायमेंशन और नो यूनिट। यूनिट है रेडियन, बट डायमेंशन नहीं है। यूनिट किस में होगा? रेडियन में। क्योंकि हम 1 यूनिट 1 रेडियन को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका कोई फिजिकल नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी ध्यान रखना है। एंगुलर वेलोसिटी लाइक लिनियर वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चलो बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा? सॉलिड क्यूब नहीं, सॉलिड क्यूब नहीं है वो डाउट है क्या अभी भी ऋतिक? ऋतिक को डाउट है क्या वो सॉलिड एंगल वाला? नो सर। अच्छा, ये एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन कुछ नहीं होता है, केवल टाइम का डायमेंशन होगा, ये t-1। ये एंगुलर वेलोसिटी है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हम जो फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं 1 बाई टाइम पीरियड, उसका भी यही होता है डायमेंशन, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं। 1 बाई टाइम पीरियड को भी हम लोग t-1 बोलते हैं। 2 क्वांटिटी का सेम हो सकता है डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशनली वो सेम हो सकता है, लेकिन दोनों क्वांटिटी अलग अलग होंगे वो। कांस्टेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट हैं। हाँ, उसमें कांस्टेंट वगैरह डिफरेंट आ जाएंगे, ये सब दूसरे क्वांटिटी डिफरेंट आ जाएंगे जो यूनिटलेस क्वांटिटी है।
ठीक है। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कभी कभी बोलते हैं, यहाँ जहां बोलेंगे वहां पे बात करेंगे। जब भी फ्रीक्वेंसी आएगी t-1, क्लियर, t-1, t-1 एंगुलर वेलोसिटी, इसका भी दोनों का ये डायमेंशन सेम है, मतलब ये दोनों सेम है नहीं, ऐसा नहीं होता है। एंगुलर वेलोसिटी आ गया तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी आ जाएगा। अब एंगुलर एक्सीलरेशन में थोड़ा ध्यान रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम होता है, ये ओमेगा बाई टाइम। तो हमें ये ध्यान रखना है कि थीटा होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी का होता है t-1, नीचे फिर से एक t आ जाएगा। ये सब समझ सकते हो आप लोग इजीली, t-2। ये ध्यान रखना है, एंगुलर एक्सीलरेशन t-2 होता है, लेकिन लीनियर एक्सीलरेशन कितना होता है, केवल एक्सीलरेशन होता है l-t-2। इन सब चीजों में फंसना नहीं है, ध्यान रखना है, गड़बड़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हमने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम, पढ़ा था ना लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम को फील भी किया था, मास इनटू वेलोसिटी, ml-t-1। उसी तरह से होता है एक एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है mv इंटू r। लीनियर मोमेंटम का r से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा ml-t-1, r को बोलते हैं l, ml² t-1। तो लिखना ही है, समझने के लिए कुछ है नहीं। एंगुलर मोमेंटम घूम रहा है ना कोई चीज, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम आता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हम नहीं बता सकते हैं, जो समझ में नहीं आएगा। कोई कुछ घूम रहा है तो उसके पास मोमेंटम भी है, और किसी चीज के बहुत घूम रहा है उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। फोर्स हमने पढ़ रखा था, टॉर्क भी पढ़ लिया है। जैसे लीनियर मोमेंटम के कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम होता है, उस तरह से फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग होता है टॉर्क। फोर्स होता है ml-t-2, सॉरी ml-t-2 नॉट 2। टॉर्क होता है F इंटू आर, फोर्स इंटू आर। इनफैक्ट होता है R क्रॉस F। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ा दिया ना आप लोगों को, R क्रॉस F। कुछ लोग नहीं पढ़े हैं जो बता देंगे अगले क्लास में, बैकअप क्लास जो ले रहे हैं। तो आर तो पढ़ा रखा है पहले ही, ml² t-2। ये हो गया, हम लोग चैप्टर में चले गए रोटेशनल मैकेनिक्स में। रोटेशनल मैकेनिक्स में इतना ही क्वांटिटी होंगे बेसिकली, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, बाकी है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दूसरा एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ग्रेविटेशन हमने पढ़ लिया, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ लिया, ग्रेविटेशनल सब हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं इसमें एसएचएम में। एसएचएम में भी कुछ नहीं है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब होता है कोई चीज ऑसिलेट करते हुए देखे हो, पेंडुलम ऑसिलेट करते हुए देखे हो आप? यस सर। तो पेंडुलम में देखा एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होता है ऐसे, ठीक है, उसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है। अगर ये एंगल में है तो एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है। एंगुलर एम्पलीट्यूड नो डायमेंशन, यूनिट इज रेडियन डिग्री बट नो डायमेंशन।
हाँ लीनियर एम्पलीट्यूड रहेगा तो वो हो सकता है लीनियर एम्पलीट्यूड। लीनियर एम्पलीट्यूड मतलब स्प्रिंग ब्लॉक, देखो स्प्रिंग ब्लॉक, स्प्रिंग को पकड़ के ना खींच के ना छोड़ दो, छोड़ोगे ना तो यहाँ इसके अबाउट ओसिलेट करता है ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। ये सब पढ़ना है अपने को फिजिक्स में। सॉरी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कोई नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है उसको मीटर बोलते हैं। सो एल माइनस एल, ओनली एल, m0 l t0 बाकी सब जीरो है। बाकी सब पता ही है, एंगुलर एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब पता है, काइनेटिक एनर्जी सब पता है। अभी थोड़ा आते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। हीट में आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स रहने दो अभी, कुछ नहीं सब। हीट का यूनिट क्या होगा? हीट का जूल होता है। जूल का डायमेंशन कितना होता है? ml² T-2। मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है, मैक्सिमम हाइट तो कहीं पे भी हो सकता है ना, किसी को थ्रो कर दिया ऊपर। ये एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन में आता है, जब ऑसिलेट कर रहा हो ना कोई चीज, उसमें एम्पलीट्यूड का कांसेप्ट आता है। मैक्सिमम हाइट तो कहीं भी हो सकता है। एम्पलीट्यूड का कांसेप्ट ऑसिलेशन में आता है। देखो यहाँ पे इसको पकड़ के छोड़ दोगे ना ऐसे, ये आएगा फिर से वापस ऐसे करता रहेगा, ये ऑसिलेट करता रहेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहेगा। ये ऑसिलेटरी मोशन के लिए है। ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ना, उसके लिए बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये वाला यहां से जो जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है, उसका भी डायमेंशन वही होगा, डायमेंशन सेम नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा। ये आएंगे पढ़ाएंगे हम लोग, पहले थोड़ा समझ लो, धीरे धीरे अपने आप और अच्छे समझ में आने लगेगा। बेसिक फंडामेंटल बोर्ड के लिए पढ़ लो, बेसिक मेंस के लिए तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा वो, ये पूरा पूरा फिजिक्स इन्वॉल्व होता है इसमें। हीट का वही होता है, हीट, वर्क, जूल। हीट में तो I²RT लगता है ना। हाँ, हीट में हो गया I²RT, वो तो है। हीट कहाँ पे? जहाँ पे हम लोग किसमें, करंट में जनरेट करते हैं, तो सब जगह नहीं होता है ये I²RT। ये सब कोई भी हीट हो, इसका वही डायमेंशन होगा, चाहे वो I²RT हो, चाहे वो टेम्परेचर वाला हीट हो, चाहे कोई सा भी हीट हो। हीट मतलब जूल, ये ध्यान रखना है। चाहे वो थर्मल हीट हो, कैसा भी हीट हो, रेडिएशन वाला हीट हो, इन सब कोई के सा भी सेम हीट, सबका डायमेंशन सेम होगा। हीट आने का मतलब ही हो गया सेम, ठीक है। हीट, पावर, इंटेंसिटी, ये सब को ना हम लोग हीट बोलते हैं। सॉरी, इंटेंसिटी अलग है, पावर अलग है। हीट का डायमेंशन वही रहेगा जो यहाँ पे। डन। दूसरा है, इसको बोलते हैं पावर। पावर इक्वल टू होते हैं हीट बाई टाइम। ये मैंने पहले बता दिया, ml² T-3।
लिखो, अपने आप सब याद हो जाएगा, सारे के सारे डायमेंशन। मैं बार बार हर चैप्टर में पूछता रहूंगा अभी, क्योंकि डायमेंशन पहले पढ़ा रहे हैं तो सब पूछेंगे। तीसरा, एक फॉर्मूला होता है, एक चीज है, इसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? क्या ब्लैक बॉडी व्हाइट हो सकता है क्या दिखने में? ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? किसको पता है ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट? सर जो सर ज्यादा से ज्यादा हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, जो सारे के सारे रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर ले उसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। जितने भी चीजें आएगा ना रेडिएशन, सबको ऑब्जॉर्व कर ले उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक। ब्लैक मींस परफेक्ट ऑब्जॉर्वर। ठीक है ना? जो परफेक्ट ऑब्जर्वर होता है वो परफेक्ट एमिटर भी होगा, मतलब वो रेडिएट भी करेगा अच्छे से, परफेक्ट रेडिएटर ऑल्सो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी ब्लैक हो दिखे, ये कतई जरूरी नहीं है। ब्लैक बॉडी व्हाइट भी दिख सकता है, क्योंकि सारी चीजें एमिट कर रहा है वो। आइस एक ऐसा एग्जांपल है, आइस क्यूब जो ब्लैक बॉडी है फिर भी व्हाइट दिखता है वो। ब्लैक मतलब विजुअली ब्लैक नहीं, जो काला कपड़ा दिख रहा है ना वो ब्लैक नहीं है। ब्लैक मतलब होता है रेडिएटिव ब्लैक। ठीक है? तो एक हम डिफाइन करते हैं इमिसिविटी। इमिसिविटी इज डिफाइंड एज, नहीं रुको रुको, एमिसिव पावर पहले जानो। Emissive power is defined as heat radiated per unit time per unit area. Emissive power is heat radiated per unit time per unit area. ठीक है? मतलब पावर पर यूनिट एरिया। पर यूनिट टाइम को बोलते हैं हम पावर। पावर पर यूनिट एरिया। मान लो कोई चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो हमारा शरीर है, हमारा बॉडी है, कोई भी बॉडी, उससे हीट रेडिएट होता रहता है, ये तो पता है सबको, ये आइडिया है ना सबको? ठीक है? तो यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया कितना हीट रेडिएट हो रहा है उसे बोलते हैं हम एमिसिव पावर। क्या बोलते हैं? यूनिट टाइम में कितना हीट रेडिएट हो रहा है उसको बोलते हैं एमिसिव पावर। क्लियर? यूनिट टाइम में कितना हीट रेडिएट हुआ है उसे बोलते हैं एमिसिव पावर। यस किसी को डाउट नहीं आता? यस सर। कोई भी चीज देखो ना, कोई भी नोटबुक देख लो, नोटबुक से भी हीट रेडिएट हो रहा है, सब चीज से हीट रेडिएट हो रहा है। और जो एक यूनिट टाइम में एक यूनिट एरिया से जितना हीट रेडिएट हुआ है उसको हम बोलते हैं एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी। बहुत आसान, ध्यान रखना, एमिसिव पावर में डिवाइडेड बाय एरिया है, गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। इसको बोलते हैं, पावर का यूनिट क्या होता है? ml2t-3 डिवाइडेड बाय एरिया को क्या बोलते हैं? L स्क्वायर, हो जाएगा mt-3। ठीक है? सर सोलर कांस्टेंट कह सकते हैं इसको क्या? नहीं, सोलर कांस्टेंट कुछ और है। सोलर कांस्टेंट होता है एक यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पर कितना एनर्जी गिर रहा है सन से, उसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। वो एनर्जी है, वो एक तरह से ये भी है, दोनों का डायमेंशन सेम है।
ओके सर। डायमेंशन सेम है लेकिन ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। मैं बोला ना कि दो से दो अलग अलग क्वांटिटी होते हैं। सोलर कांस्टेंट होता है 1400 वाट पर मीटर क्यूब, ऐसा कुछ होता है। 1.4 इंटू 10⁻⁴ वो एक कांस्टेंट है जो एक यूनिट एरिया पर अर्थ पे गिर रहा है सन से। दोनों का लेकिन डायमेंशन सेम होता है। ये समझ में आया? ये सोलर कांस्टेंट, सॉरी ये क्या बोलते हैं, एमिसिव पावर। तो एक फॉर्मूला है ब्लैक बॉडी के लिए। फॉर ए ब्लैक बॉडी emissive power is directly proportional to fourth power of absolute temperature. E is directly proportional to fourth power of absolute temperature. उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो मिलता है E इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। सिग्मा लिखो तो फॉर ए ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर ए ब्लैक बॉडी। ओके, जनरल बॉडी ग्रे बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लैक बॉडी उसे कहते हैं जो कंप्लीटली एब्जॉर्ब करता है चीजों को। ब्लैक बॉडी जरूरी नहीं है कि ब्लैक दिखे, कुछ भी दिख सकता है, रेड भी दिख सकता है वो, और डिपेंड करता है कौन सा रेडिएशन ज्यादा इमिट कर रहा है। आंख ना बहुत पुअर इंस्ट्रूमेंट है। आंख को ना केवल एक विजुअल रेंज के में दिया गया देखने के लिए, ज्यादा के लिए नहीं दिया गया है। E is directly proportional to T to the power 4. T is absolute temperature. अब आ रहा है केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को केल्विन में बोलते हैं। डिग्री सेल्सियस इज नॉट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर स्केल पढ़ा रहे होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, हीट में, तब पता चलेगा कौन बहुत सारे स्केल होते हैं। थर्मो फ़ारेनहाइट स्केल होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, रैंकिन होता है, किसी का भी किसी भी स्केल में कन्वर्ट किया जा सकता है दिमाग लगा के। तो इमिसिव पावर कितना हो गया? ये इमिसिव पावर का हो गया m T टू द पावर -3। इसका हो गया डायमेंशन, ये सिग्मा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? k टू द पावर 4। डायमेंशन ऑफ सिग्मा इज m T -3 k -4। ये राहुल का डाउट था क्या? सिवाय का डाउट था। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। एक बोल्ट्जमैन अलग होता है, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है यहाँ पे। इसका कुछ वैल्यू होता है, वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है अभी। सिग्मा m T टू द पावर 3 -3 के टू द पावर। समझ में आया ये? तो ध्यान रखो आप लोग। दूसरा होता है एमिसिविटी। एमिसिविटी मतलब होता है कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसको ई से बोलते हैं, एमिसिव पावर ऑफ एनी जनरल बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। मतलब सबको कंपेयर किया गया है कि तुम कितना हो भाई। इसका वैल्यू हमेशा एक से कम या एक के बराबर हो सकता है। इक्वल टू E is greater than equal to 0, less than equal to 1। 0 होता है व्हाइट बॉडी के लिए, इनफैक्ट का वैल्यू एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि सबसे ज्यादा इमिसिव पावर किसका है? इमिसिविटी किसका है? सॉरी, इमिसिव पावर किसका है? ब्लैक बॉडी का है। ब्लैक बॉडी से ही कंपेयर कर रहे हैं तो इसका वैल्यू एक से ज्यादा नहीं हो सकता है।
तो बस ये ध्यान रखना है, 2-4 चीजें इसमें हो गया। अब आ जाओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटीज। इसमें इतना ही जानना है इस चैप्टर में, हीट कैपेसिटीज। एक होता है लेटेंट हीट कैपेसिटीज, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। पहले पढ़ लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सबको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कब यूज होता है, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। तो Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, कोई है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में नहीं जानता? किसी को डाउट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में? कुछ नहीं करना है। Q का डायमेंशन कितना होता है? Q का होता है ml² T-2, मास का होता है m, इसका निकालना है अपने को, इसका होता है केल्विन। m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, s का हो जाएगा m0 L2 T-2 T-1। ये हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेटेंट हीट कैपेसिटी, जब फेज चेंज हो रहा होता है ना, कोई भी जैसे बर्फ से पानी बन रहा हो, आइस टू वाटर, वो जो होता है ना अंदर छुपा हुआ हीट को लेटेंट बोलते हैं। लेटेंट का मतलब ये होता है छुपा हुआ, लेटेंट एनर्जी। लाइक यू पीपल हैव लेटेंट एनर्जी इन योरसेल्फ, लेटेंट टैलेंट। ठीक है, लेटेंट का मतलब ये होता है छुपा हुआ, हिडन हीट। तो लेटेंट हीट कैपेसिटी उसको बोलते हैं m into L। एंड दिख रहा है डायमेंशन ऑफ L कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ Q अपॉन डायमेंशन ऑफ M हो जाएगा L² T-2। इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना है ये लेटेंट है, ये तो मिसमैच हो जाएगा ये। ये सारे चैप्टर खत्म हुए 11th क्लास। थर्मोडायनेमिक्स वही होता है, हीट वर्क वगैरह सब वही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल हो जाता है वहां पे। लिख लो एक और, मोलर हीट कैपेसिटी। एन आ जाता है, सी आ जाता है डेल्टा टी। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। ये केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। सो Q बाई N डेल्टा टी। Q को तो पता ही है, ml² T-2 K-1 मोल इनवर्स। ठीक है, सो मोलर हीट कैपेसिटी C। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S। ट्वेल्थ में आते हैं अब, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ नहीं है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को K Q1 Q2 बाई R²। चलो K का डायमेंशन निकालो आप लोग। Q1 Q2 को बोलते हैं चार्ज, कूलम। कूलम का होता है A इंटू T। दो चार्ज मतलब Q², कूलम स्क्वायर मतलब AT²। R मीटर होता है, पता ही है, दो चार्जेस के बीच में इतना फोर्स लगता है, सबको पता है।
तो सब लोग निकालेंगे के का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ के बताना है बोल के। डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, फोर्स मीटर स्क्वायर डायमेंशन अपॉन कूलम डायमेंशन। देखो क्या आएगा, आ गया, आवाज जा रही है मेरी सबके पास, हैंग कर गया है। सर आ रही है। मोबाइल को ना चार्ज करके रखा करो आप लोग, नहीं तो ना दिक्कत होने लगता है बीच में। एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, किसी को डाउट है यहाँ तक? मीटर स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर, पावर माइनस कूलम 1 स्क्वायर और क्या बोल, माइनस 2। ए टी ए स्क्वायर टी स्क्वायर एम एल क्यूब टी माइनस 4 ए माइनस 2। ये लंबा चौड़ा इसका है, देखो तो सही किया क्या मैंने? सर ये सब याद करना होगा मतलब पढ़ में। नहीं याद नहीं करना है इसको, बस जान लो कैसे होता है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा अपने आप। सारा ये एक्चुअली चैप्टर लास्ट में पढ़ाया जाए तो ज्यादा से समझ में आता है। ये तो याद है ना, फोर्स इक्वल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बेसिक खाली याद रखना है, बाकी याद नहीं रखना है यार, बाकी डिराइव कर लो। कितना याद करोगे, मर जाओगे याद कर करके। यही फिजिक्स की अच्छी बात है, थोड़ा बेसिक आएगा ना तो सब अपने आप आने लगेगा। हो गया सबको, जल्दी आज इसको खत्म करना है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। के को बच्चों बोलते हैं 1/4πε0, के को बोलते हैं 1/4πε0, ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी। एक तरह से ना स्पेस ना परमिशन देता है फोर्स लगने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये तो पता नहीं दिख ही रहा है कितना हो गया। अब ना एप्सिलॉन का डायमेंशन, पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता, पाई एक नंबर है अभी, दिख सकता है। एप्सिलॉन का डायमेंशन कितना हो जाएगा, 1/k का डायमेंशन, और 1/k का डायमेंशन क्या करना है, m-1 l-3 t+4 a स्क्वायर। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को बोलते हैं P = चार्ज इंटू लेंथ, ATL। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है फोर्स बाय चार्ज, ml-t-2 चार्ज = AT। मैं तो कहूंगा कि इसको थोड़ा देर के लिए रुक के ना कुछ नया पढ़ोगे ना तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करते हैं हम लोग, कुछ नहीं, मैग्नेटिक फोर्स भी फोर्स ही होता है। ये हो गया अपने को मैग्नेटिक फील्ड। इसको बी बोला जाता है। इसका ही बताते हैं, थोड़ा आसान तरीका बताते हैं इसको बता निकालने का। ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को बोलते हैं आई इंटू ए, करेंट इंटू एरिया। किसी भी लूप का एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, बता नहीं सकता मैं क्या होता है। अभी कुछ भी नहीं समझ में आएगा कुछ बताया तो, बस याद रखो ऐसे ही। आई इंटू ए, आई ए क्या हो गया, आई हो गया एम्पियर, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसको बोलते हैं एल टी स्क्वायर। हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम बी, कुछ होता है एम बी को वगैरह जो भी है। बी का जो यूनिट हो जाएगा यू बाई एम कहते हैं उसको, मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अलग अलग जगह पे अलग अलग यहाँ पे म्यू कर देते हैं ताकि आसानी हो। पोटेंशियल एनर्जी यही है। ये धीरे धीरे समझ में आने वाला है, ये यहीं तक रहने देता हूं मैं, इसके आगे नहीं बताएंगे। पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, म्यू का तो दिख ही गया आपको, एल टी माइनस टू, कैंसिल कैंसिल, एम एल माइनस वन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। एक क्वांटिटी होता है सी स्क्वायर इक्वल टू 1 / म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नॉट पता ही है आपको, परमिटिविटी। सी को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 / म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। So mu naught will have 1 / epsilon naught L square t minus 4। 1 / epsilon naught को k वाला डायमेंशन लिख दो, इसको यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। ये दो ऐसे क्वांटिटी है जिसे ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा क्वांटिटी चीज है ये। सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर इक्वल टू 1 / म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग को 12th में डिराइव करना है। डन, इसको ध्यान देना है अपने को। रख देना यहाँ पे k का डायमेंशन जो हमने निकाला है पहले, थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको रख देना आप। लिखना एक और चीज, नोट all the constants 1 2 3 are constant numerical values, are dimensionless। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, they are just defined numbers, they don't have unit, they have no unit, no dimension। पहला चीज। सेकेंड थिंग इज, राइट इट,
all the constants numerical value are dimensionless, but there are certain constants which have dimension also, like k, sigma, Stephen Boltzmann constant, gas constant. ठीक है, v sin theta, cos theta, tan theta, all are dimensionless. All trigonometric ratios are dimensionless. कुछ भी अंदर लिखा रहेगा ना, थीटा डायमेंशनलेस होता है, थीटा डायमेंशनलेस, सारे डायमेंशनलेस, थीटा इज आल्सो डायमेंशनलेस, ये तो पता ही है अपने को। हमेशा कुछ भी लिखा हो इसमें, आना आना वो भी लिख दिया हो, सबका कोई डायमेंशन नहीं होगा। जैसे साइन के एक्स मान लेते हैं, बताते हैं कैसे क्या, ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। जहां भी दिखेगा ना उसको डायमेंशनलेस जान मानना है। फिजिक्स के हर फॉर्मूले में ये आ गया है, साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में, लेकिन दोनों मिलके अलग अलग डायमेंशन बनाएंगे। जैसे देखो आप, आई थिंक सबको पता होगा एंगुलर वेलोसिटी, कोई पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में, उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, इतना तो पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है। तो कोई पार्टिकल लो, इसको थीटा से ओमेगा से घुमा दो, ओमेगा से घुमाने के बाद कितना थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा कि नहीं। जब थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होगा तो इस पे एक परपेंडिकुलर डालो, यहाँ पे इसको मान लो आर, हमने पढ़ रखा है बहुत, आर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये वाला सामने वाला हो जाएगा आर साइन थीटा, लिख देते हैं आर साइन ओमेगा। अब देखो ओमेगा होता है 1/t और टाइम होता है t, तो दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं। इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ओमेगा इंटू टी थीटा, तो साइन ओमेगा टी का भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए, साइन ओमेगा टी का भी नहीं होना चाहिए, केवल आर तो है, आर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये डायमेंशन दिख रहा है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये हमेशा मेंटेन करेगा ये, वो डायमेंशनलेस हो खुद से, और वो डायमेंशनलेस नहीं रहा तो नहीं होगा। यहां तक किसी को डाउट, ये सब डायमेंशनलेस है। एक्सपोनेंशियल जो पावर लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल्स like a to the power x, b to the power x, all these x's are this x, y, z, whatever you are writing, c to the power n, all are dimensionless। यहाँ से पढ़ाने वाले हैं, इसके मैथ में पढ़ाएंगे सब मैथमेटिकल टूल। जैसे ये चैप्टर खत्म, आज खत्म करके बुधवार से स्टार्ट करूंगा मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ये सब डायमेंशनलेस होते हैं, सारे सारे डायमेंशनलेस हैं, बट देयर आर कांस्टेंट व्हिच आर नॉट डायमेंशनलेस, but there are certain constants which are not dimensionless। जैसे हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी, म्यू, गैस कांस्टेंट आर, आर का डायमेंशन खोज के लाना आप लोग, मैंने बताया नहीं आप लोग, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ कटर में। गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, गैस कांस्टेंट, इसको डिराइव करना है प्रेशर वॉल्यूम सर एवोगैड्रो कांस्टेंट आर टी। एवोगैड्रो कांस्टेंट का कोई नंबर नहीं है, ये डायमेंशनलेस होता है। एवोगैड्रो नंबर डायमेंशनलेस अभी आते हैं वहां पे, एवोगैड्रो नंबर इज डायमेंशनलेस, वो तो Na बोलते हैं, 6.022 into 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। जो लोग ये क्या बोलते हैं केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, वीडियो देखना,
वो लोग मोल से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में। मोल अच्छे समझाया हुआ है, बहुत अच्छे समझाया सर ने, धीरेन्द्र जिठवानी सर ने, आईआईटी से पास आउट है, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो। तो जो ऋषि पर ले रखा है वीडियो देख लेना आप लोग। तुम मतलब मोल का वीडियो स्टार्ट करना और 1 वीक में मोल खत्म करना है, ठीक है। और जितना क्वेश्चन करवाएंगे ना सर, उसी क्वेश्चन को बार बार करना है। नया क्वेश्चन चाहिए तो बता देना। पीवी इक्वल टू एनआरटी, आर कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट, इसको डिराइव करके लाना है घर से। तीसरा सिग्मा निकाल लिया था हमने, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चौथा हमारे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सब कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। एप्सिलॉन नॉट ये निकाल लिया हमने, परमिटिविटी। फिफ्थ इज परमिएबिलिटी। ये हो सके तो इन सबका कांस्टेंट का वैल्यू याद रखो आप लोग, नहीं तो तरीका याद रखो कैसे जल्दी याद रखना है, ठीक है ना। some natural constant which have no dimension, चलो हम h बोलते हैं 6.636, नहीं इसका डायमेंशन है, सॉरी। some constants like एवोगैड्रो नंबर, एक मिनट एक चीज और छूट गया, h छूट गया। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अच्छा, इसका वैल्यू होता है 8.845 इंटू 10⁻⁻12, इसका होता है 45 इंटू 10⁻⁻7। इसका पता है, याद नहीं हमको। जी होता है 6.67 इंटू 10⁻20⁻11, इसका होता है शायद 10⁻23 1.38। आर का वैल्यू होता है 8.314। सब कांस्टेंट है जो नेचर में पाए गए हैं। ये क्यों पाए जाते हैं, क्यों नहीं पाए जाते हैं, अभी नहीं समझ में आएगा, बस याद रखो। जूल सेकेंड है तो पता ही चल गया क्या करना है। जूल सेकेंड का मतलब जूल होता है ml² t-2, सेकेंड होता है t, ml² t-1। और कोई कांस्टेंट है क्या? h हो गया, k हो गया, सब हो गया। स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ, एक है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केवल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से केल्विन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल के से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट, ध्यान रखना है। हाई लेवल ऑफ सिंबल करंट आएगा इसमें। इसको समझने के लिए थोड़ा सा जानना पड़ेगा एक फॉर्मूला, V_RMS² इक्वल टू 3kT/m मास, ठीक है। ये आरएमएस स्पीड, कोई भी स्पीड हो, आरएमएस स्पीड हो, फलाना स्पीड हो, एवरेज स्पीड हो, कोई भी स्पीड हो, उसका होता है mL/T-1। थ्री का कोई डायमेंशन नहीं होता है, के का डायमेंशन निकालना है अपने को। टी को बोलते हैं केल्विन, कैपिटल के।
एम का तो मास है, तो के का जो डायमेंशन आएगा स्मॉल के का आएगा एम एल टी -1 केल्विन -1। ठीक है, ये हो गया। ये सब कांस्टेंट है, जिसे ध्यान रखना है, याद रखो, नोट्स बना के रखो, कम से कम काम आएगा बोर्ड के एग्जाम में। ये हो गया, सारे सारे कांस्टेंट मैंने कोशिश किया लेने का, सारे के सारे डायमेंशन लेने की कोशिश किया है। ठीक है, थोड़ा देर रेस्ट कर लो, 5-6 मिनट, 11:45 में स्टार्ट करेंगे। इसका यूज क्या है और इसको खत्म करेंगे कैसे भी करके, करेक्ट। ओके सर। थोड़ा सा ब्रेक ले लो आप लोग, उसके बाद करते हैं। समय दिया गया पढ़ने के लिए तो पढ़ाई करो, मन भर के पढ़ो। ये 2 साल जीवन में ना कभी नहीं आता है लौट के, मेरे लाइफ में कभी नहीं लौट के आया। चाहे कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया, लेकिन ये समय नहीं आएगा, ये उम्र नहीं आएगा लौट के, वो उम्र, ये चीज नहीं आएगा लौट के। इसलिए ना खूब पढ़ो, मन लगा के कुछ हासिल करो। ये तुम्हारे लाइफ लॉन्ग, जो भी जब तक हो तब तक तुम्हारे साथ अटैच रहेगा। ठीक है, कोई भी चीज पूछता है लोग, कहाँ से पढ़ाई किया है, नाम ज्यादा, ये लोगों को फर्क पड़ता है कि मैं कौन से इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हूँ। बोलो कि NIT से पढ़े हुए हैं तो बहुत बड़ा बात होता है, लोग अलग ही समझने लगते हैं चीजों को। फिर NIT सूरत बोलो तो फिर और भी अच्छा मानते हैं। इसलिए समझने की कोशिश करो, खूब मेहनत करो। अभी सुबह उठो जल्दी, तो मेरा सलाह है पर्सनल, बाकी फॉलो करना तो आप लोगों का काम है। सुबह जल्दी उठो, डिसिप्लिन रहो, जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहोगे उतना ही लाइफ में आगे जाओगे, उतना ही नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का मिलेगा, और कुछ है नहीं। जब नहीं कमा रहे थे तो भी प्रॉब्लम रहेगा, कमाओगे तो भी प्रॉब्लम रहेगा। इनफैक्ट जब कमाने लगो तो और ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेगा कि और कैसे कमाए। इसलिए समस्याएं आती रहेगी, ये सब चीजें ध्यान कभी नहीं खत्म होने वाला है। तो इसलिए मन लगा के पढ़ो, अभी तो फिलहाल कुछ अचीव करो, बाकी सब मोह माया है। एक और कांस्टेंट है जिसने ऋषि ने बोला है, वेन्स कांस्टेंट, उसको बोलते हैं लैम्डा m इज इक्वल टू BT एब्सोल्यूट। लैम्डा m होता है, लैम्डा होता है कि क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ। लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ तो लेंथ है ना, तो इसका लेंथ ही होगा L। तो B का जो डायमेंशन होता है मीटर पर सेकेंड का डायमेंशन होता है। ठीक है, लेकिन अलग है, वेन्स कांस्टेंट अलग है, कांस्टेंट होता है। ये कहाँ यूज होता है बता सकते हैं, लेकिन पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। एक्चुअली सन से ना बहुत सारे रेडिएशन आ रहे हैं, हर वेवलेंथ का रेडिएशन आ रहा है, तो पता है ना सबको, बहुत सारे वेवलेंथ आ रहे हैं। यस सर। यस सर। जो मैक्सिमम नंबर आ रहा है, जैसे कोई क्लास होता है ना, क्लास में से 100 बच्चे हैं, ठीक है, उस 100 बच्चों में से कोई ऐसा मार्क्स दे 70 मार्क्स से 100 बच्चे हैं जिससे 100 मार्क्स एग्जाम हो रहा है, एक पर्टिकुलर मार्क्स ऐसा होगा ना जो सबसे ज्यादा आएगा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लोगों को आएगा। जैसे मान लो 80 नंबर ज्यादा आया, सबसे ज्यादा, मतलब 80 नंबर लगभग 30-40 बच्चों का आ गया, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रोबेबल मार्क्स। उस तरह से बोलते हैं मैक्सिमम लेम्डा। ये किसी भी ब्लैक बॉडी, सन इज ऑल्सो टेकन एज ए ब्लैक बॉडी, क्योंकि वो सब कुछ दे देता है, वो जो भी वो दे ही रहा है वो लोगों को, हम लोगों को। तो मैक्सिमम रेडिएशन का जो वेवलेंथ होता है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बेंस कांस्टेंट बोलते हैं। बी का वैल्यू होता है 0.102 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ होता है, याद नहीं है, जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे क्या है। इसको वेन्स कांस्टेंट बोलते हैं, लैम्डा m इक्वल टू BT। ठीक है,
ये सब चीजें हैं। यूज क्या है आखिर इसका, यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस पहला तो यूज है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूला को चेक कर सकते हो आप, ये सही है कि नहीं। जैसे हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम विदाउट एक्सेलरेशन। ये पता है वेलोसिटी का कितना होता है, एल टी माइनस वन होता है, टाइम का होता है टी माइनस वन। तो डिस्प्लेसमेंट का कितना हो जाएगा, एल। ठीक है, दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा तो उसको बोल देते हैं हाँ भाई सही है। जैसे एक और एग्जांपल है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबको पता है ए होता है एक्सेलरेशन। तो देखो यूटी का डायमेंशन तो पता ही चल गया हम लोगों को, ये तो सही है। प्लस हाफ, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो इसको हटा देंगे। तो एल टी माइनस टू और टी टू, ये तो पता ही कि एल हो रहा है प्लस एल। ये ध्यान रखना है कि एल प्लस एल जो होता है ना डायमेंशनल में 2l नहीं होता है, एल ही होता है। ठीक है, दो डिस्प्लेसमेंट को ऐड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी फिजिकली डिस्प्लेसमेंट को ऐड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। और लेफ्ट हैंड साइड भी एल ही है। ये बहुत सिंपल सा आइडिया है कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड किया जा सकता है। हेंस यहां से क्या करना है, सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन ओनली बी एडेड। वो वेक्टर में भी हमने देखा था, यहां भी देख लिया हमने। ठीक है, कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटी एडेड तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है तो गलत लिखा हुआ है फॉर्मूला। और कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें एडिशन वगैरह होता है। तो ध्यान रखना है कि 2 डायमेंशन वाले ही ऐड कर सकते हैं, सेम वाला नहीं हुआ तो नहीं ऐड करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डायमेंशनली करेक्ट हो। हाँ ये चीज है कि कोई डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो इनकरेक्ट रहेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला करेक्ट ही हो जाए। जैसे बताते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है? बताओ सब लोग, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है? T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L बाई जी। याद आया? लेकिन अगर T इक्वल टू रूट ओवर L बाई जी भी रहेगा ना तब भी करेक्ट होगा। पहले चेक करो इसका करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस फॉर्मूला। बाई डायमेंशनल एनालिसिस। T equal to 2 pi root over L by G. G is acceleration due to gravity. L is length. G is acceleration due to gravity. एक्सेलरेशन का पता ही क्या होता है? चेक करो सही है नहीं है, सही है क्या ये? क्या? यस क्योंकि सर 2 पाई कांस्टेंट है। तो चेक करो ना, पहले लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। बोर्ड में कैसे लिखना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड हो गया T, ठीक है। अब राइट हैंड साइड लिखना है। राइट हैंड साइड में 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, 0। L का डायमेंशन होता है L टू द पावर 1
और g का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन वाला डायमेंशन l t माइनस 2। चेक करो आप लोग, पुट करके देखो, l √2 पाई l बाई जी, चल आ रहा है जाएगा सेकेंड। t-2 पर आके फिर t हो जाएगा अंदर रूट। theory of relativity। ये सब नहीं भी ले जाएगा तो कोई बात नहीं, रख दूंगा। ओके, तो ऊपर जाएगा नहीं, ये देखो रख के, 2 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं है, l का l है, इसका है l t माइनस 2, l कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा t स्क्वायर, तो आ गया t। तो सही सब फॉर्मूला है। बट t इक्वल टू √l बाई जी, कोई भी कांस्टेंट हो जाए उसका भी फॉर्मूला यही होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट ही होगा ये, है कि नहीं? यस सर। तो ये जरूरी नहीं है कि डायमेंशनली करेक्ट हो सच में करेक्ट ही हो, हाँ, लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया तो इनकरेक्ट ही होगा वो फाइनली। बट t इक्वल टू सम कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट अदर देन 2 पाई। यहाँ तो 2 पाई आ गया है लेकिन वहां नहीं आएगा, तो फिर क्या करेंगे? इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, यस सर। so write note here, dimensionally incorrect formula is incorrect always। Incorrect formula is always incorrect। But reverse is not true। मतलब क्या हुआ? Dimensionally correct may not be correct formula। एक और तो यार क्वांटम फिजिक्स वाला बुक था एचसी वर्मा वाला, लगता है उसको पैक कर दो। मैंने खरीदी थी, बड़ा मोटा अच्छा लग रहा है, दिखने में लग रहा है। डन, ये चेक करना, चेक कर सकते हैं आप, लेकिन जरूरी नहीं कि सही हो, बट चेक कर ही सकते हैं। अगर गलत हो गया तो गलत ही होगा। ये सब यूजेस है ना डायमेंशन का, हाँ, यूजेज ही पढ़ रहे हैं। डायमेंशन। हाँ हाँ, यूजेज ही पढ़ रहे हैं। नहीं, नेक्स्ट सेकंड यूज है to find the formula, to find the new formula। क्या डायमेंशनल एनालिसिस न्यू फॉर्मूला कैसे निकालें? आईआईटी में कहीं पढ़ाया जाएगा जब प्रिलिमिनरी से, मतलब एक सेक्शन है। देखो कैसे निकालते हैं, कैसे करेंगे, देखो ध्यान रखो।
वही सेम एग्जांपल लेते हैं। दिया हुआ रहेगा टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम डिपेंड ऑन, से कैसे दिया रहेगा, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ L and G, acceleration due to gravity. Then find the time period by using dimensional analysis. Find T by using dimensional analysis. Find, try. 2 मिनट 3 मिनट ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ। इससे हम अब इस आइडिया से ना कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, किसी को भी किसी के साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आ गया ना तो सब आ गया, समझ लो कि मतलब कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो आप, कि कोई भी क्वांटिटी दे दिएगा उसके ऊपर निकालने के लिए बोल दिया कि आप निकाल सकते हो। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी निकाला जा सकता है। बन गया क्या बन बन गया गया। वो। बन गया। हो गया? चलिए Solve. लिख लेंगे यस सर, हो T गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एल L and directly equation. proportional to G। जी इसको A लिखेंगे, इसके ऊपर B लिख देंगे। ठीक है, यस तो सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटा के K लिख देंगे यहाँ पे। इसको लिख देंगे L to the power A और B, G कितना हो जाएगा, L T minus 2 to the power B। तो K को तो रहने तो, कोई डायमेंशन नहीं है तो हटा देंगे इसका, कोई डायमेंशन कांस्टेंट हमने हटा दिया है। अब आ गया L के पावर आ गया A प्लस B, T के पावर आ गया माइनस 2B। लेकिन इधर तो केवल T ही है, नहीं, इधर अगर T है तो A प्लस B का वैल्यू कितना हो जाएगा, L पे कितना है, इसमें 0 है ना, 0 A प्लस B 0 हो गया और माइनस 2B इक्वल टू हो गया 1, B इक्वल टू हो गया माइनस 1/2, A इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 1/2। आ गया T इक्वल टू K L 1/2, B माइनस 1/2, आ गया K रूट L बाई G टू द पावर माइनस। अब K निकालने के लिए पता होना चाहिए कि K कितना होता है, नहीं तो नहीं चलेगा, मालूम ही नहीं चलेगा क्या है। तब तो ऐसे हम लोग 9-10 में डायमेंशन पढ़ रहे थे, किसी को भी डिराइव कर सकते थे। ये तो डायमेंशन लेस है ना। K डायमेंशन लेस है। यस सर। इससे हम लोग किसी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी फॉर्मूला को डिराइव, कोई भी फॉर्मूला, अनाज अनाप जनाप कुछ भी मन करता हो ना, कुछ भी लिख दो। जैसे मान लो कि हम लिख देते हैं ऐसे, कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देते हैं, सर थोड़ा डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, क्या आवाज नहीं आ रहा है सर, कांस्टेंट में प्रॉब्लम हो सकती है बस थोड़ी सी। हाँ, कांस्टेंट को लेकर प्रॉब्लम होगा, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस में ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता, के लिख दो भी तो चलेगा। हाँ, ये चीज, कोई चीज आउट ऑफ द सिलेबस फॉर्मूला पूछेगा तो जरूर ऐसा 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, A B C D, 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो डायमेंशनली इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये फिजिक्स के हर एक फॉर्मूला में आप चेक कर सकते हो। कोई भी फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसमें हर एक फॉर्मूला में चेक लगा सकते हो कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। मतलब एक दो सवाल तो ऐसे ही बन जाएगा कि डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है ना, कांस्टेंट में दिक्कत आएगा, पता होना चाहिए कांस्टेंट का वैल्यू 2 पाई है, तभी होगा सही है, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है, अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देते हैं, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, कुछ भी, क्या बोलोगे, फोर्स डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड, कुछ भी बोल दो, क्या बोलना चाहते हो, डेंसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स वेलोसिटी, और क्या लिख दें, मास। मास रहने देते हैं, मास को अपने आप आ जाएगा उसमें। यस सर। देन फाइंड द फॉर्मूला। थ्रस्ट। थ्रस्ट भी एक तरह से फोर्स ही होता है। हम ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कुछ से कुछ कर रहे हैं, मन किया कि इसको खेलते हैं इसके साथ। बेसिक आइडिया क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी लिख देंगे इधर इज इक्वल टू के लिख देंगे, इसको एफ लिख देंगे,
f टू द पावर a लिख देंगे और v टू द पावर b लिख देंगे, ठीक है। और a और b का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे a और b का वैल्यू? पहले डेंसिटी का डायमेंशन लिखो। डेंसिटी होता है कितना? मास बाई वॉल्यूम। वैल्यू ऑफ एरिया। वॉल्यूम ml माइनस एल स्क्वायर एल माइनस 3 l क्यू नो, यस सर। कांस्टेंट k, f होता है m l t माइनस 2, ये हो गया a, और v होता है l t LT माइनस minus 1, ये हो गया b। अब चेक कर लो इसमें m कितना होगा, a कितना होगा, b कितना होगा, c कितना होगा। नहीं ले चलो इसको ट्रॉली में रख दो। अच्छा सर m को m के रेस्पेक्ट में रखेंगे और l को l के में, और t हाँ, इधर m 0 को हो m जाएगा। को, जैसे m a हो गया ना, ये l टू द पावर कितना हो गया, a प्लस b, t टू द पावर कितना आ जाएगा, -2a माइनस b, है कि नहीं? यस सर। तो अगर दो b का वैल्यू आ गया मतलब निकालना मुश्किल है, नहीं रिलेट ही नहीं कर सकते हैं मास को वेलोसिटी से। देख लेते हैं एक बार। a इक्वल टू 1 हो गया, a प्लस b माइनस 3 हो जाएगा ये। सो a इक्वल टू तो 1 हो गया, b इक्वल टू कितना हो जाएगा? सर -2 आ जाएगा। वो गलत लग गया क्या मैंने? b इक्वल टू -2 और t होना ही नहीं चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सही आ रहा है क्या? सही आ गया, ये अपने आप 0 आ गया ना ये, यस सर। तो अपने आप एडजस्ट कर लेगा वो। देखो रखिए यहाँ पे -2 इंटू 1 माइनस ऑफ 2, -2 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये 0 अपने आप आ गया। तो डेंसिटी को कैसे लिख सकते हो आप? k f टू द पावर f एंड वेलोसिटी को लिख सकते हैं -2। तो डेंसिटी इक्वल टू k f बाई v स्क्वायर। यस सर। तो कुछ से जो मन करे ना वो रख दो, जो जैसे जो मन करता हो। जैसे होता है एक हम निकालते हैं फोर्स, देयर इज स्टोक्स लॉ, ठीक है ना। एक स्टोक्स लॉ कहता है कि कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट गिर रहा है विस्कस फोर्स में, इसके ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है। तो मान लो ऊपर से पानी गिर रहा, हवा लगता है ना अपने को, विस्कस फोर्स लगता है क्या? रेजिस्टिव फोर्स नहीं। जब पानी में कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है कोई विस्कस लिक्विड में, तो जब विस्कस लिक्विड में फोर्स गिर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी अगर v हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। v होता है वेलोसिटी। ये तो मैंने लिख दिया चुपचाप, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, क्वेश्चन देना चाहिए था। विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन spherical objects in a liquid is directly proportional to coefficient of viscosity। ये बताते हैं, ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट नहीं है। coefficient of viscosity directly proportional to radius and directly proportional to the velocity, ठीक है। derive the formula। for viscous force means force, viscous force।
हेलो। अरे वो बोला था वो होना चाहिए क्या करिए उसको क्या अरे व्हाट्सएप कॉल आता रहता है। विस्कोसिटी का यूनिट होता है केजी पर मीटर पर सेकेंड। आया क्या? एक मिनट वो पूछेंगे हाउ मच योर पेन हाउ मच आर यू पेन मतलब आप कितना पैसे हाउ मच 6 हर्ट से पेन हो। आ नहीं सकते नहीं कितनी देर 10,000 नहीं 10,000 मोर देन 10,000 more than this yeah 11 आया क्या कुछ? आवाज आ रही है? यस सर, आ रहा है। F is equal to K eta A R B V C। मैंने इसका यूनिट लिख दिया कि पर मीटर पर सेकेंड। सर ये एन का क्या लिखा है आपने? केजी पर मीटर केजी पर मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर टू द पावर -1 सेकेंड टू द पावर -1 मीटर स्मॉल में।
आया क्या ए इक्वल टू 1? ए इक्वल टू 1 आएगा, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 तो आ ही गया, माइनस ए माइनस सी इक्वल टू -2 हो जाएगा। सर ये वाली लाइन समझ नहीं आ रही, माइनस ए लाइन माइनस कैसे सी लिखे इक्वल टू -2। कौन सी वाली? जो इस सेकंड वाली एम ये वाली एम की पावर ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी वाली लाइन लिखना नहीं आ रही। पावर ढूंढो, सब पे जा करो आप। एम के पावर ए हो जाएगा, एल के पावर माइनस ए, टी के पावर माइनस ए, एल के पावर बी, एल के पावर सी, टी माइनस सी। नहीं, यस सर। अब जितने भी पावर को ऐड करना है, एम ए एल ऐड करो, माइनस ए प्लस बी, फिर सी भी आ जाएगा प्लस सी। सी में कितना आ जाएगा? माइनस ए माइनस सी। क्लियर? यस सर। यस सर। ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, सबसे आसान वाला है वो ढूंढो, माइनस ए माइनस सी। माइनस ए माइनस सी कितना हो जाएगा? -2। -2। सी इक्वल टू v1 हो जाएगा, एंड माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ए और सी तो बराबर ही है, नहीं? बी इक्वल टू 1 होगा। तो आप लिख सकते हो एफ इक्वल टू के ईटा टू द पावर ए आर टू द पावर बी वी टू द पावर सी इज इक्वल टू के ईटा आर वी। एक्चुअली हमें नहीं पता होता है कि इससे हम नहीं पता कर सकते के कौन है। के का वैल्यू होना चाहिए 6 पाई। ये दिक्कत है ये डायमेंशनल एनालिसिस का। F equal to 6 pi eta RV। आंसर आगे समझ में आगे ना समझ में? तो जो मन करेगा ना वो कर सकते हो आप इस फॉर्मूले से। इसका एक फायदा है डायमेंशनल एनालिसिस का, लेकिन ये ध्यान रखना है जरूरी नहीं है कि डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला हमेशा करेक्ट ही हो। तो इनकरेक्ट हुआ तो कंप्लीटली इनकरेक्ट है, लेकिन जब तक कंफर्म नहीं हो ना तब तक हम नहीं निकाल सकते।
ठीक है, यही है प्लस बी प्लस सी करना है, यही है डायमेंशनल एनालिसिस। ओके सर। ठीक है, तो अगले क्लास में थोड़ा और कुछ पढ़ा देंगे, कैसे डिपेंडेंट क्वांटिटी या कैसे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ढूंढना होता है, क्लियर, कैसे क्या करना है। 15-20 मिनट और पढ़ा के उसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा देंगे, स्टार्ट करेंगे। अगली क्लासेस होंगे वेडनेसडे को। आप लोग थोड़ा ना बैठने का आदत डालो, 1 घंटे की जगह पर 1.5 घंटा बैठो, थोड़ा सिलेबस जल्दी खींच जाएगा आप लोगों का, करेक्ट। ओके अभी कुछ लोग सर। नए हैं तो जैसे ही नए लोग कवर अप हो जाएंगे ना, तो उन लोगों को साथ आपको मर्ज करके मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे से कर देंगे, संडे को फ्री छोड़ देंगे आपको, ताकि संडे एंजॉय करिए, क्लियर। तो थोड़ा ज्यादा हो गया, अभी ज्यादा, अभी आगे वेडनेसडे को 1.5 घंटे की क्लास होगी। जो नए हैं उनका ट्यूसडे को क्लास होगा बैकअप वेक्टर का। चलो, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग इसका मिल जाएगा थोड़ा देर बाद, तो रिकॉर्ड होने में समय लग